बहुत पहले की बात है, जब कौशलपुर राज्य में दो घनिष्ठ मित्र निवास करते थे। एक का नाम वीरभद्र था, जो एक कृषक था और खेती किसानी के माध्यम से अपनी जीविका चलाता था। दूसरा चंद्रसेन नामक व्यक्ति था, जो कौशलपुर राज्य की सेना में एक वीर सैनिक के रूप में कार्यरत था। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि पूरे राज्य में उनकी मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे कि वे दो शरीर और एक आत्मा के समान है। फिर एक दिन ऐसा आया जब कौशलपुर राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। दोनों राज्यों की सेनाओं के बीच प्रचंड युद्ध छिड़ गया। चंद्रसेन ने असाधारण पराक्रम दिखाया और अनेक शत्रु सैनिकों को परास्त किया, लेकिन शत्रु की विशाल सेना के सामने कौशलपुर की सेना टिक न सकी। परिणाम स्वरूप कौशलपुर का राजा युद्ध भूमि से पलायन कर गया। राजा के भागते ही कौशलपुर की सेना भी परास्त हो गई। युद्ध के बाद बचे हुए कौशलपुर सैनिकों को शत्रु राजा ने बंदी बना लिया। चंद्रसेन भी उन बंदी सैनिकों में शामिल था। अब कौशलपुर पर शत्रु राजा विजय प्रताप का अधिकार हो चुका था। विजय प्रताप ने कौशलपुर को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए यह आक्रमण किया था, लेकिन उसने वहां की प्रजा पर अत्याचार नहीं किया। कौशलपुर की जनता ने भी उसे राजा के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके पुराने राजा का कोई अता पता नहीं था। अपने नए राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विजय प्रताप ने नए मंत्रियों की नियुक्ति की, जिसमें 3 महीने का समय लग गया। धीरे धीरे राज्य की परिस्थितियां सामान्य होने लगी। 3 महीने के पश्चात विजय प्रताप को युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों का स्मरण हुआ। चंद्रसेन के पराक्रम और वीरता ने उसे प्रभावित किया था, लेकिन उसी वीरता के कारण वह उसे संभावित खतरे के रूप में देखने लगा। राजा विजय प्रताप ने सोचा कि ऐसा साहसी और निडर सैनिक यदि जीवित रहा तो भविष्य में वह उनके लिए संकट खड़ा कर सकता है। अतः उसने यह निर्णय लिया कि चंद्रसेन को तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाए। यह सोचकर राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति जी, हमारा यह निर्देश है कि उस वीर योद्धा चंद्रसेन को, जिसने युद्ध भूमि में हमारे सैकड़ों सैनिकों का विनाश किया था, शीघ्र ही फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सेनापति ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जो आज्ञा महाराज। और हाँ, उसे फांसी देने से पूर्व आपकी जानकारी को अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि आप स्वयं इस घटना में उपस्थित हो सके। फांसी की समस्त तैयारियां पूर्ण होने के पश्चात जब चंद्रसेन को फांसी के तख्ते पर लाया गया, तो सेनापति ने राजा को इस संदर्भ में सूचना दी। सूचना प्राप्त होते ही राजा वहां उपस्थित हुआ। राजा ने चंद्रसेन की ओर देखकर कहा, हे योद्धा, हम सच्चे हृदय से तुम्हारी अदम्य साहस और वीरता की प्रशंसा करते हैं, परंतु इसी साहस के कारण हमें यह भय भी है कि तुम तलवार की धार समान हमारे लिए सदैव संकट बने रहोगे। अतः तुम्हें मृत्यु दंड देना हमारी व्यवस्था है। इसके उपरांत राजा ने कहा, परंतु तुम्हारी वीरता के सम्मान में हम तुम्हारी अंतिम अभिलाषा जानना चाहते हैं। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो उसे निसंकोच प्रकट करो। चंद्रसेन ने उत्तर दिया, राजन, मेरी केवल यही अभिलाषा है कि मृत्यु से पूर्व मैं कुछ समय अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकूं। इसके पश्चात यदि मुझे मृत्यु दंड दिया जाए तो मुझे कोई खेद न होगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हम तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, किंतु केवल तब जब कोई तुम्हारे स्थान पर अमानत के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो। राजा के शब्द अभी समाप्त भी नहीं हुए थे कि एक प्रहरी वहां आया और बोला, महाराज, एक व्यक्ति आपसे अभी मिलने की अनुमति चाहता है, क्या उसे यहां लाया जाए? राजा ने पूछा, कौन है वह? प्रहरी ने उत्तर दिया, महाराज, उसका नाम वीरभद्र है। वह इसी राज्य का निवासी है और स्वयं को चंद्रसेन का मित्र बताता है। राजा ने आदेश दिया, जाओ, उसे तुरंत यहां लाओ। प्रहरी के प्रस्थान के बाद राजा ने चंद्रसेन से कहा, सैनिक, संभवतः तुम्हारा भाग्य प्रबल है। एहन समय पर तुम्हारा मित्र तुमसे भेंट करने आ पहुंचा है। यदि वह तुम्हारे स्थान पर बंधक बनने को सहमत हो तो हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण करेंगे। कुछ क्षण पश्चात वीरभद्र को वहां लाया गया। राजा ने उससे पूछा, क्यों वीरभद्र, क्या यह व्यक्ति तुम्हारा मित्र है? वीरभद्र ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ राजन, ये मेरा सच्चा मित्र है और मुझे अपने जीवन से भी अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, तो सुनो,
तुम्हारा मित्र मरने से पहले अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने की इच्छा रखता है, किंतु यदि वह वापस न लौटा तो हम इसे यूं ही छोड़ नहीं सकते। हाँ, यदि कोई इसके स्थान पर हमारे समक्ष बंधक के रूप में उपस्थित हो तो हम इसकी अंतिम अभिलाषा अवश्य पूर्ण करेंगे। तब वीरभद्र ने साहसिक स्वर में कहा, महाराज, यदि ऐसा है तो आप इसे तुरंत मुक्त कर दें। मैं अपने मित्र के स्थान पर बंधक बनने को सहर्ष तैयार हो। राजा ने गंभीर होकर कहा, एक बार और विचार कर लो, भले व्यक्ति, यदि यह व्यक्ति लौट कर नहीं आया तो तुम्हें शर्तानुसार फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। वीरभद्र ने दृढ़ता से उत्तर दिया, राजन, मैंने सब कुछ भली भांति सोच लिया है। मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। अब आप इसे स्वतंत्र कर दें और मुझे बंदी बना लें। राजा ने अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए चंद्रसेन से कहा, चंद्रसेन, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। इन 7 दिनों में तुम अपने परिवार के साथ रह सकते हो, परंतु यदि 8वें दिन सूर्योदय तक तुम यहां नहीं पहुंचे तो तुम्हारे मित्र को फांसी दे दी जाएगी। चंद्रसेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे यह शर्त स्वीकार है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, चंद्रसेन को मुक्त कर दो और वीरभद्र को बंदी बना लो। आदेश का पालन होते ही चंद्रसेन ने अपने मित्र को गले लगा लिया और कहा, मेरे सच्चे मित्र, तुम चिंता मत करना, मैं 7वें दिन अवश्य लौट आऊंगा। वीरभद्र ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मित्र, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम लौटकर ही ना आओ। जाओ, अपने घर जाओ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारी राह देख रहे होंगे। दोनों मित्रों ने एक दूसरे से विदा ली। सैनिक वीरभद्र को बंदी गृह ले गए और चंद्रसेन राजा द्वारा प्रदत्त घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर चल दिया। इधर वीरभद्र को बंदी गृह में डाल दिया गया। उधर जब चंद्रसेन अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर अत्यंत हर्षित हुए। चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को सारी घटना विस्तार से बताई। यह सुनते ही उसकी पत्नी के चेहरे की प्रसन्नता गहरी उदासी में परिवर्तित हो गई। चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, मैं समझता हूं कि तुम्हारे हृदय पर इस समय क्या बीत रही होगी, परंतु मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। मुझे 7वें दिन वापस लौटना ही होगा, अन्यथा मेरे मित्र की जान खतरे में पड़ जाएगी। पत्नी ने व्याकुलता में कहा, स्वामी, मेरी विनती मान लीजिए। आप लौटने का विचार त्याग दीजिए। आपका मित्र अभी अविवाहित है और उसके पीछे कोई नहीं है। यदि वह फांसी पर लटक भी गया तो किसी को कोई गहरा दुख नहीं होगा। पत्नी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चंद्रसेन ने क्रोध में चिल्लाकर कहा, मूर्ख नारी, ऐसी घृणित बात दोबारा अपनी जुबान से मत निकालना। बेशक मैं तुम्हारा पति हो, परंतु मैं उसका मित्र भी हूं। मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। पत्नी ने सिर झुकाते हुए कहा, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भारी भूल हो गई। उसके पश्चात दिन एक एक करके बीतते गए, क्योंकि चंद्रसेन मृत्यु से पूर्व अपनी संपत्ति, धन दौलत और समस्त आवश्यक कार्यों का निपटान करना चाहता था। इस प्रक्रिया में वह दिन तारीख की गिनती पूरी तरह विस्मृत कर बैठा। उसकी पत्नी ने भी जानबूझकर इस विषय में कोई स्मरण नहीं दिलाया। इसी क्रम में 7वां दिन भी अचेतनता में बीत गया। 8वें दिन सुबह जैसे ही चंद्रसेन जागा, राजा की चेतावनी उसके मानस पटल पर कौंध गई। वह बड़बड़ाने लगा, हे ईश्वर, मैं तो यह भूल ही गया कि आज वह दिन है जब मुझे सूर्योदय से पूर्व राजा के समक्ष उपस्थित होना था। इस तथ्य का भान होते ही उसकी आत्मा सिहर उठी। उसने तुरंत निर्णय लिया और आवेश में कहा, नहीं, मैं अपने मित्र को कुछ भी होने नहीं दूंगा। यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा और उसे फांसी दे दी गई तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए वह शीघ्रता से घोड़े पर सवार हुआ और उसे आंधी जैसी गति से महल की दिशा में दौड़ा दिया। उधर महल में वीरभद्र को फांसी देने की तैयारी अंतिम चरण में थी। राजा ने वीरभद्र से व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, क्यों वीरभद्र, क्या अब भी तुम्हें अपने मित्र और उसकी मित्रता पर भरोसा है? वीरभद्र ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हाँ राजन, मुझे अपने मित्र पर अब भी अखंड विश्वास है। मुझे यकीन है कि वह समय पर अवश्य पहुंचेगा, किंतु मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वह उसका मार्ग रोक ले और किसी भी स्थिति में उसे यहां पहुंचने न दे। राजा ने उपहास करते हुए कहा,
तुम मूर्ख हो वीरभद्र, वह अब नहीं आएगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुम्हें मौत के हवाले कर दिया है। वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं बल्कि विश्वासघाती है। वीरभद्र ने क्रोधित होकर कहा, राजन, कृपया मेरे मित्र के विषय में ऐसे अपमानजनक शब्द न कहें। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब मृत्यु का आलिंगन करने के लिए तैयार हो जाओ। वीरभद्र ने शांत मन से उत्तर दिया, मैं मृत्यु को स्वीकारने के लिए प्रस्तुत हूं राजन। अपने जल्लाद से कहें कि वह अपना कार्य आरंभ करे। राजा ने जल्लाद को आदेश दिया, जल्लाद, इसे फांसी पर चढ़ा दो ताकि इस मूर्ख की जुबान सदा के लिए शांत हो जाए और लोग मित्रता की मिथ्या परंपरा का सबक लें। जैसे ही जल्लाद ने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसी क्षण चंद्रसेन वहां पहुंच गया। उसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। चंद्रसेन ने हाँफते हुए कहा, वीरभद्र, मेरे मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मैं कुछ समय के लिए विलंबित हो गया। वीरभद्र की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम लौटकर क्यों आए? यदि तुम नहीं आते तो क्या हुआ? कम से कम लोगों को और राजा को यह कहने का अवसर मिलता कि दुनिया में मित्रता नाम की कोई भावना शेष नहीं रही। चंद्रसेन ने गंभीर स्वर में राजा से कहा, राजन, मैं समय पर आ गया हूं। अब आप मेरे मित्र को मुक्त करें और मुझे फांसी पर चढ़ा दें। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वीरभद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं महाराज, आपने जो समय निर्धारित किया था उसके भीतर यह नहीं लौट सका, इसलिए समझौते के अनुसार मुझे ही फांसी दी जाए। वीरभद्र ने चंद्रसेन की ओर मुड़ते हुए कहा, मित्र, तुम लौट जाओ। तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं, जबकि मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। मेरे प्राण त्यागने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनते ही चंद्रसेन भावुक हो उठा और बोला, मित्र, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? क्या मेरी आत्मा तुम्हारी मौत से विचलित नहीं होगी? अरे दोस्त, तुम्हारी जुदाई से तो मैं जीवित रहते हुए ही मर जाऊंगा। और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग मुझे स्वार्थी, दगाबाज, नीच और कायर कहें? नहीं मित्र, ऐसा कभी मत कहो। दोनों की बातें सुनकर राजा गहरे विचार में डूब गया। वह मन ही मन सोचने लगा, ऐसी अनुपम मित्रता मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। दोनों अपने प्राण त्यागने को तत्पर है और मित्रता की बलिवेदी पर खुद को न्यौछावर करना चाहते हैं। धन्य है ये दोनों मित्र। किंतु तभी राजा के मन में विरोधाभासी विचार आया। नहीं, एक शत्रु सैनिक के प्रति ऐसी सहानुभूति उचित नहीं है। इस दुविधा में राजा विजय प्रताप असमंजस में पड़ गए। कुछ देर तक विचार मग्न रहने के बाद उन्होंने घोषणा की, आज फांसी नहीं दी जाएगी। मैं आदेश देता हूं कि इस किसान वीरभद्र को रिहा किया जाए और चंद्रसेन को कारागार में डाल दिया जाए। इसे 4 दिन बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ये कहकर राजा वहां से चले गए। सैनिकों ने वीरभद्र को महल से बाहर कर दिया और चंद्रसेन को पुनः 4 दिन के लिए जेल में डाल दिया। उसी रात राजा महल में लौटे, परंतु उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह पूरी रात चंद्रसेन और उसकी मित्रता के बारे में सोचते रहे। प्रातःकाल राजा विजय प्रताप की पत्नी महारानी ने राजा से पूछा, महाराज, आप इतने विचलित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? तब राजा ने चंद्रसेन की पूरी कहानी महारानी को विस्तार पूर्वक सुनाई। महारानी ने कहा, महाराज, मैंने भी उस वीर शत्रु सैनिक के विषय में सुना है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। राजा ने उत्तर दिया, रानी, 3 दिन बाद उसे फांसी दी जाएगी। उससे पहले जब चाहो तुम उससे मिल सकती हो। अगले दिन संध्या के समय महारानी चंद्रसेन से मिलने कारागार पहुंची। उस समय जेल में केवल महारानी और चंद्रसेन थे। महारानी ने सभी सिपाहियों को बाहर जाने का आदेश दिया। महारानी ने कहा, चंद्रसेन, मैंने तुम्हारे साहस के बारे में बहुत सुना है। यह भी सुना है कि तुमने अकेले अपने बल पर हमारे कई सैनिकों को पराजित किया। हम तुम्हारी वीरता का सम्मान करते हैं, किंतु अब तुम मृत्यु के चंगुल में फंसे हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस क्षण यहां से मुक्त करवा सकती हो। चंद्रसेन आश्चर्यचकित होकर उनकी बातें सुन रहा था। महारानी ने आगे कहा, चंद्रसेन, यदि तुम्हारे जैसा वीर पुरुष मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकती हो और बदले में तुम भी अपनी स्वतंत्रता पा सकते हो। कैसे महारानी जी?
चंद्रसेन ने विस्मय से पूछा। महारानी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि हम तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करें तो तुम्हें हमारे लिए एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य महारानी जी? तुम्हें महाराज विजय प्रताप की हत्या करनी होगी। मैं उन्हें हटाकर राज्य की पूरी बागडोर अपने हाथों में लेना चाहती हूँ और फिर अपने प्रेमी राजा सूर्यकरण से विवाह कर लूंगी। इसके पश्चात तुम्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करूंगी। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जैसा पराक्रमी योद्धा यह कार्य सहजता से कर सकता है। जब महाराज महीने में एक बार अकेले कुलदेवी के मंदिर जाते हैं, उस समय यह कार्य करना सरल रहेगा। महारानी की बात सुनकर चंद्रसेन अवाक रह गया। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं महारानी जी, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं? राजा विजय प्रताप तो तुम्हारे शत्रु हैं। महारानी जी, वे मेरे शत्रु केवल रणभूमि में थे, अब वे मेरे शत्रु नहीं रहे। इसके 3 कारण हैं। पहला, यदि वे चाहते तो युद्ध समाप्त होते ही मुझे मरवा सकते थे, किंतु उनकी कृपा से मैं 3 महीने तक जीवित रहा और उन्हीं के अन्न पर निर्वाह किया। उनकी इस कृपा के बाद मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। दूसरा, उन्होंने मेरी अंतिम इच्छा का सम्मान कर मुझे मेरे परिवार से मिलने का अवसर प्रदान किया। यदि मैं मृत्यु से भयभीत होता तो लौट कर नहीं आता। और तीसरा कारण यह है कि कौशलपुर की जनता अब उन्हें अपना राजा स्वीकार कर चुकी है। उनकी हत्या करना अब राजद्रोह होगा। चंद्रसेन ने विनम्रता पूर्वक कहा, आप चाहे जो भी दंड दें, मैं इस कार्य को करने में असमर्थ हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। चंद्रसेन की बात समाप्त होते ही कारागार में राजा विजय प्रताप का प्रवेश हुआ। उन्हें देखकर चंद्रसेन विस्मित हो गया। दूसरी ओर महारानी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। राजा बोले, चंद्रसेन, तुम एक सच्चे मित्र और वचन के प्रति अडिग योद्धा हो। महारानी ने जो भी बातें तुमसे कही हैं, वह सब हमारी योजना का हिस्सा थी। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुमने इस परीक्षा में स्वयं को पूर्णतः खरा सिद्ध किया। राजा ने आगे कहा, तुमने अपनी स्वतंत्रता के बदले हमारी हत्या का प्रस्ताव अस्वीकार कर यह प्रमाणित कर दिया कि तुम वीरता और सच्चाई का प्रतीक हो। मैं आदेश देता हूं कि तुम्हें तुरंत रिहा किया जाए। यदि तुम चाहो तो हमारी सेना में सम्मिलित हो सकते हो। राजा का निर्णय सुनते ही चंद्रसेन की आंखें भावुकता से भर आईं। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त किया। अगली सुबह चंद्रसेन को कारागार से मुक्त कर दिया गया। वह अपने परिवार के पास लौट गया और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। साथ ही उसकी और वीरभद्र की मित्रता जीवन के अंतिम क्षण तक अटूट बनी रही। किसी समय की बात है, एक राजा शतानीक नाम से प्रसिद्ध अपने जीवन की सबसे विकट चिंता में डूबे हुए थे। लंबे समय से उनका राज्य एक उत्तराधिकारी के अभाव में था। समय जैसे ठहर गया था और राजा के हृदय में एक गहरी व्याकुलता व्याप गई थी। उनके पास धन, वैभव और अपार यश था, किंतु औलाद का सुख उनके जीवन से मानो कोसों दूर था। राजमहल की शोभा अपने चरम पर थी। राजा ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और गंभीर स्वर में प्रश्न किया, मंत्रीगण, बताइए, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? मंत्रियों ने गहन विचार के बाद कहा, महाराज, धैर्य रखिए। विधि का विधान अपरिवर्तनीय है। यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उस समय बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी और कई रानियां होना राजाओं के लिए सामान्य बात थी। परंतु शतानीक ने अपनी पटरानी से अगाध प्रेम के कारण इस परंपरा को अपनाने से इनकार कर दिया। उनकी निष्ठा और स्नेह अपनी रानी के प्रति अविचलित थे। वर्ष बीतते गए और एक दिन राजमहल में शुभ समाचार की गूंज उठी। महारानी की गोद भर आई थी। ये सुनते ही समूचे राजमहल में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ पड़ी। राजा ने ईश्वर को कृतज्ञता से नमन किया और अब अपनी रानी की हर आवश्यकता का ध्यान रखने लगे। समय बीतता रहा। एक दिन जब राजा अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर राजमहल पहुंचे तो उन्होंने महारानी से उनका कुशलक्षेम पूछा। रानी ने आदर पूर्वक राजा का स्वागत किया, उन्हें आसन ग्रहण कराया और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, किंतु मन में एक ऐसी इच्छा है जिसे प्रकट करते हुए मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा,
ऐसी कौन सी बात है रानी जी जिसे कहते हुए आप संकोच कर रही हैं? निसंकोच बताइए, आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने का मेरा संकल्प अटल है। रानी कुछ पल हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, महाराज, इन दिनों मैं विचित्र स्वप्न देखती हूँ। इन स्वप्नों में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं उन कल्पनाओं को यथार्थ में जीने की लालसा रखती हूँ। मेरी यह अभिलाषा न तो साधारण है और न ही सरल, इसीलिए इसे व्यक्त करना मेरे लिए कठिन है। राजा ने सहजता और धैर्य के साथ उत्तर दिया, रानी जी, आपकी हर भावना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। निसंकोच अपनी अभिलाषा व्यक्त करें, मैं उसे पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करूंगा। रानी ने अपनी दृष्टि झुका ली, परंतु उनके शब्दों में वर्षों से दबा एक स्वप्न प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम अपनी बात नहीं कहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी अभिलाषा क्या है? महारानी ने गहरे संकोच में डूबी हुई स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने स्वप्न में देखा कि मैं मानव के रक्त में स्नान कर रही हूं। यह विचार मेरे मन मस्तिष्क में निरंतर घूमता रहता है और मैं इसे दबा पाने में असमर्थ हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि यह इच्छा पूरी हो जाए तो मेरे भीतर एक अजीब सी शांति स्थापित हो जाएगी। इतना कहकर वह झरोखे की ओर मुड़ गई और बाहर देखने लगी। राजा शतानीक यह सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। कुछ देर विचार मग्न रहने के पश्चात उन्होंने स्वयं को संभालते हुए धीरे धीरे कहा, ठीक है महारानी, मैं इस पर विचार करता हूं। मैं मंत्रियों और राजपुरोहित से परामर्श करूंगा और फिर उचित निर्णय लूंगा। अगले दिन राजा ने अपने मंत्रियों और राजपुरोहित को सभा में बुलाया। गंभीर मुद्रा में उन्होंने कहा, मंत्रीगण, आप सभी जानते हैं कि महारानी का स्वास्थ्य इन दिनों कैसा है, किंतु उनके मन में एक विचित्र अभिलाषा उत्पन्न हुई है। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मानव के रक्त में स्नान करना चाहती है। यह सुनकर मैं स्वयं भी व्याकुल और असमंजस में हूं। अब आप बताइए, क्या करना उचित रहेगा? महाराज के वचनों ने सभा में सन्नाटा फैला दिया। सभी मंत्री और राजपुरोहित अचंभित थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक मंत्री बोले, महाराज, प्राचीन परंपरा यह कहती है कि गर्भावस्था में स्त्रियों की इच्छाएं किसी भी परिस्थिति में पूरी की जानी चाहिए। यदि वे अधूरी रह जाए तो उनका प्रभाव संतान पर पड़ सकता है। राजपुरोहित ने सहमति जताते हुए कहा, महाराज, यह प्रश्न उचित अनुचित का नहीं है, बल्कि उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने का है। ऐसे समय में इच्छा पूरी करना ही श्रेयस्कर माना गया है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो आप सभी का अभिमत है कि उनकी यह इच्छा पूर्ण की जाए? सभी मंत्रियों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ महाराज, यही उचित रहेगा। राजा ने गंभीरता से कहा, यदि ऐसा है तो इसकी व्यवस्था एकांत स्थान पर की जाएगी। महल के स्नान गृह में यह संभव नहीं। किंतु एक प्रश्न अभी भी विचारणीय है, इतना रक्त कहां से लाया जाएगा कि एक कुंड भर सके? मंत्रीगण इस चुनौती पर विचार करने लगे। थोड़ी देर पश्चात एक मंत्री ने उत्साहित होकर कहा, महाराज, मुझे समाधान मिल गया है। महाराज ने गंभीर स्वर में मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे महारानी की इस अनूठी इच्छा की पूर्ति हो सके? मंत्री ने थोड़ी देर विचार किया और फिर उत्साह से बोले, महाराज, क्यों न उस कुंड को लाक्षारस से भर दिया जाए। लाक्षारस का रंग और बनावट लगभग कच्चे और ताजे रक्त जैसी प्रतीत होती है। यह महारानी की इच्छा पूरी करने के लिए पर्याप्त होगा और हमें किसी भी अनुचित कार्य को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही महाराज के चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी। उन्होंने कहा, मंत्री जी, यह विचार अत्यंत बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण है। आपकी योजना से न केवल महारानी संतुष्ट होंगी, बल्कि हमारा धर्म और मर्यादा भी सुरक्षित रहेगा। तुरंत इस व्यवस्था को अमल में लाया जाए। महाराज ने स्वयं महारानी को जाकर यह सुखद समाचार सुनाया। महारानी जी, उन्होंने कहा, मैंने आपकी अभिलाषा की पूर्ति का प्रबंध कर दिया है। ये सुनते ही महारानी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने विस्मय और प्रसन्नता के साथ पूछा, क्या सच महाराज मेरी इच्छा पूरी होगी? महाराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, एक बड़े कुंड को मानव रक्त जैसे दिखने वाले लाक्षारस से भर दिया गया है। अब आप वहां जाकर स्नान कर सकती हैं। महारानी ने कहा, महाराज, मैं चाहती हूं कि यह स्नान महल की सबसे ऊंची मंजिल पर हो, जहां से मैं पूरे नगर को देख सकूं।
महाराज ने उनकी बात मानते हुए व्यवस्था करवाई। महल की सबसे ऊंची बुर्ज पर एक विशाल कुंड बनवाया गया, जिसे लाक्षारस से भर दिया गया। दासियों ने महारानी को वहां ले जाकर कुंड तक पहुंचाया और फिर नीचे लौट आई। कुंड में भरा लाल लाक्षारस बिल्कुल रक्त के समान प्रतीत हो रहा था। महारानी उसमें धीरे धीरे उतरी और स्नान किया। जब वह कुंड से बाहर आई तो उनके शरीर पर लाल लाक्षारस का लेप था, जो उन्हें एक मांस के पिंड जैसा दिखा रहा था। तभी आकाश में एक विशाल पक्षी मंडराता हुआ दिखाई दिया। वह छत पर मंडराने लगा और जैसे ही उसने महारानी को देखा, उसे लगा मानो यह लाल मांस का कोई पिंड हो। उस पक्षी ने अपने विशाल पंख फैलाए और तेजी से नीचे आकर महारानी को अपने पंजों में दबोच लिया। वह उन्हें लेकर आकाश की ओर चला। महारानी चीखने लगी, बचाओ, कोई है जो मुझे बचाए। दासियां और सैनिक दौड़कर आए, लेकिन उस भयंकर पक्षी के आक्रामक रूप को देखकर वे स्तब्ध रह गए। सभी ने आकाश की ओर देखा, जहां वह पक्षी महारानी को लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा में उड़ रहा था। महाराज और उपस्थित सभी जन स्तब्ध खड़े थे, मानो उनके शरीर से चेतना ही चली गई हो। यह ऐसा हादसा था जिसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की थी। जैसे ही महाराज को चेतना आई, उन्होंने अत्यधिक आक्रोश में सैनिकों को आदेश दिया, तुरंत पीछा करो, वह पक्षी इसी दिशा में गया है। संभव है कि वह कहीं ठहर कर नीचे उतर आया हो। हर कदम ध्यान से देखना। ये सुनते ही कई सैनिक अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चारों दिशाओं में फैल गए। उनकी आंखें हर छुपे संकेत की खोज में तीक्ष्णता से घूमने लगी। महाराज स्वयं भी निष्क्रिय बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत सेनापति को निर्देश दिया और अपने विश्वास पात्र मित्रों और गुप्तचरों को महारानी की तलाश में लगा दिया। अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को दरकिनार करते हुए महाराज भी उनके खोज अभियान में निकल पड़े। इस बीच आकाश में ऊंचाई की अथाह सीमा पर पहुंचकर महारानी ने नीचे झांकने का साहस किया। जो देखा उससे उनका मन भय और निराशा से भर गया। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरे जीवन का अंत है? मेरे मृत शरीर का क्या होगा? शायद मुझे अंतिम संस्कार का सौभाग्य भी प्राप्त न हो। मृत्यु उनकी ओर बढ़ती एक कठोर हंसी हंस रही थी। पल पल उनका अस्तित्व उस कठोर सत्य में घिरता जा रहा था। महारानी का दिल भय से असहनीय वेग से धड़कने लगा। उनके भीतर संतान सुख की जो आशा वर्षों के इंतजार के बाद जागी थी, वह मृत्यु की विकट छाया में घुलने लगी। आंसुओं का बांध टूट पड़ा, लेकिन उनकी चीखें अनसुनी ही रही। उन्होंने स्वयं को दोष देते हुए कहा, मैंने ही अपने हठ के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न की। महाराज ने तो अपने कर्तव्य के अनुसार तैयारी की थी। यह सब मेरे कर्मों का दंड है। थकावट और भय से हार मानते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। समय का भान ही नहीं रहा, कब और कितना बीत गया। अचानक उन्हें किसी कठोर सतह से टकराने का एहसास हुआ। उन्होंने डरते डरते आंखें खोली और देखा कि वे एक घने जंगल से घिरी पहाड़ी पर पड़ी थी। दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियों पर हरे भरे वृक्ष लहलहा रहे थे। वह पक्षी जिसने उन्हें अपनी चंगुल में दबोच रखा था, अब कहीं दूर उड़ चुका था। शायद उसे एहसास हो गया था कि जिसे वह मांस का टुकड़ा समझ रहा था, वह एक जीवित प्राणी है। महारानी अब पूरी तरह अकेली थी। भय ने उनके शरीर और आत्मा को जकड़ लिया था। चारों ओर दूर दूर तक किसी भी जीव का कोई संकेत नहीं था। तभी अचानक उनके गर्भ में पीड़ा की तीव्र लहर उठी। उन्होंने महसूस किया कि प्रसव का समय निकट आ चुका है। दर्द असहनीय होता गया और अंततः वे चेतना खो बैठी। जब उन्होंने होश संभाला तो उनके समक्ष नवजीवन की मधुर मुस्कान थी। उनके हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनके समक्ष उनका नवजात पुत्र था। वर्षों की प्रतीक्षा, अनगिनत प्रार्थनाओं, स्वप्नों और आकांक्षाओं के पश्चात यह अनमोल क्षण उनके जीवन में आया था। मां और शिशु की प्रथम मिलन की वह घड़ी हर वेदना को भुला देने वाली थी। वर्तमान स्थिति इतनी भयावह थी कि महारानी बिल्कुल अकेली थी। निर्जन और अनजान प्रदेश की एक ऊंची चट्टान पर उनका शिशु रो रहा था। उस मासूम का करुण क्रंदन सुनते ही महारानी हड़बड़ाकर उठ बैठी। उनका हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। क्या यह सच है? उन्होंने अपने पुत्र के चेहरे को देखा और उनके भीतर ममता का ज्वार उमड़ पड़ा। अपने बच्चे को बड़ी मुश्किल से गोद में उठाया और हृदय से लगा लिया। वह न जाने कितनी देर तक वहीं बैठी रही।
फिर धीरे धीरे चट्टान से नीचे उतरने लगी। अत्यधिक थकावट के कारण उनका शरीर बिल्कुल निढाल हो चुका था। उनमें आगे बढ़ने की भी शक्ति शेष नहीं थी। वह चट्टान के पास ही बैठ गई, लेकिन अपने बच्चे की चिंता ने उन्हें भीतर से एक अनजानी शक्ति प्रदान की। वह फिर खड़ी हुई और आगे बढ़ चली। महारानी को अब पानी की तलाश थी। प्यास से गला सूख चुका था। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई कि कहीं कोई झरना, तालाब या नदी दिखाई दे, लेकिन उनकी खोज व्यर्थ रही। पानी के अभाव में उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह वहीं बैठकर अपने दुर्भाग्य पर रोने लगी। अचानक उनके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। हे देवी, तुम कौन हो? इस घने वन में क्या कर रही हो? देखने से तुम किसी उच्च कुल की प्रतीत होती हो। यह कैसे पहुंची? महारानी ने ऊपर देखा तो उनके समक्ष एक भव्य व्यक्तित्व वाले तपस्वी खड़े थे। वह उन्हें किसी देवदूत से कम नहीं लगे। महारानी ने उन्हें प्रणाम किया और फूट फूट कर अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तो वत्स देश की महारानी हो। यह स्थान उदयगिरी की पहाड़ियों का है और यहाँ से वत्स देश का फासला सैकड़ों कोस का है। बिना किसी तेज गति वाले साधन के वहां पहुंचना असंभव है। मैं एक तपस्वी हूं, सांसारिक साधनों से परे, लेकिन मैं तुम्हें अपने आश्रम में ले चलने का प्रस्ताव रखता हूं। मेरा नाम मरीचि है। तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे पुत्र की देखभाल करूंगा और राजा तक तुम्हारा संदेश पहुंचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। तपस्वी मरीचि के साथ महारानी उनके आश्रम आ गई। वहां अन्य ऋषियों के भी आश्रम थे। जब ऋषियों ने एक नवजात को गोद में लिए सुंदर स्त्री को देखा तो सब उनकी ओर देखने लगे। किसी ने तपस्वी मरीचि से पूछा, ऋषिवर, यह कौन है? मरीचि ने उत्तर दिया, यह मेरी पुत्री समान है। जीवन के कठिन पलों से गुजरी है। अब से यह हमारे साथ रहेगी। इसके और इसके पुत्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारी है। महारानी अब आश्रम में रहने लगी, जहां उनका और उनके पुत्र का देखभाल पूरी श्रद्धा से किया गया। ऋषि कन्याएं उस स्त्री, जो अब महारानी नहीं मात्र एक मां थी, को अपनी कुटिया में ले गईं। आश्रम में नवजात शिशु का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। मरीचि ऋषि ने एक गंभीर स्वर में कहा, इस बालक का जन्म उदयगिरी की पहाड़ियों में हुआ है, इसलिए इसका नाम उदयन होगा। उदयन आश्रम में पलने लगा। वह एक असाधारण सौंदर्य और स्वस्थ काया का स्वामी था, जिसकी चपलता और आकर्षण ने पूरे आश्रम का ध्यान खींच लिया। उसकी नटखटता और उत्सुकता भरी प्रवृत्ति हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती। आश्रमवासी उससे अगाध स्नेह करते। जंगल के जीव जंतु जैसे खरगोश, मोर और हिरण उसके सखा बन गए थे। मरीचि ऋषि की गोद में वह बालक उनके जीवन का केंद्र बन गया था। प्रातः और सायं जब ऋषि संध्या वंदन करते और स्तुति गाते हुए वीणा बजाते, तो उदयन उनकी हर गतिविधि को अपलक निहारता। उसकी तीव्र जिज्ञासा उसे हर समय वीणा के तारों को छूने और उसकी संरचना को समझने के लिए प्रेरित करती। एक दिन जब मरीचि ऋषि स्नान करके पूजा की तैयारी कर रहे थे, तभी वीणा की सुरमयी ध्वनि ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने देखा कि छोटा सा उदयन उनकी मुद्रा में बैठा वीणा पर मधुर धुन छेड़ रहा था। इतने छोटे बालक में ऐसी अनोखी लगन और संगीत के प्रति अद्भुत रुचि देखकर ऋषि का हृदय गर्व से भर गया। उसी दिन से उन्होंने उदयन को वीणा वादन सिखाने का संकल्प लिया। 5 वर्ष की अल्पायु में ही उदयन बुद्धिमत्ता और कौशल का अद्वितीय उदाहरण बन चुका था। वह ऋषि कुमारों के साथ दूर दूर तक खेलने जाया करता। इसी बीच एक दिन पास के जंगल में एक शिकार की घटना घटी। महाराष्ट्र के राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल में प्रविष्ट हुए। हिरणों का एक झुंड उनकी दृष्टि में आया। राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साधा, लेकिन तीर लक्ष्य को भेदने में विफल रहा। हिरण झुंड से अलग होकर जंगल की गहराइयों में भागने लगा। राजा ने अपने घोड़े को तेज दौड़ाते हुए उसका पीछा किया। घंटों तक हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते राजा अपने साथियों से बिछड़ गए और जंगल के भीतर भटक गए। अंततः उन्होंने झाड़ियों के पीछे हिरण को देखा। उनके भीतर फिर से जोश उमड़ा। उन्होंने तीर चलाया, परंतु वह फिर चूक गया। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक हिरण के गले में बाहें डाले उनकी ओर गुस्से से देख रहा था। उस बालक ने कड़क आवाज में राजा से पूछा,
तुम इसे मारना क्यों चाहते हो? बालक की निर्भीकता और दृढ़ता ने राजा को अवाक कर दिया। उसकी बाल सुलभ निर्भयता के समक्ष राजा के शब्द मानो खो गए। वह केवल आश्चर्य से उस घने जंगल में खड़े उस सुंदर बालक को देखता रह गया। राजा ने धीमे स्वर में कहा, मैं तो शिकार करने आया हूं। बालक ने अपनी भ्रुकुटी चढ़ाते हुए प्रतिवाद किया, निर्दोष प्राणियों का संहार करते हो और तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती। उसका क्रोध अब भी थमा नहीं था। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा का कार्य ही तो शिकार खेलना है, लेकिन तुम इतने क्रोधित क्यों हो? खैर, यदि तुम्हें यह अनुचित लगता है तो मैं अब शिकार नहीं करूंगा। देखो, मैं अभी इस हिरण को मुक्त करता हूं। यह कहते हुए उन्होंने धनुष और बाण उतारकर कंधे पर टांग लिए। राजा ने घुटनों के बल झुकते हुए बड़े स्नेहपूर्वक पूछा, बालक, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बच्चे ने संयमित स्वर में कहा, मैं आश्रम में ऋषिवर के संग रहता हूं। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम ऋषिवर के आश्रम में रहते हो, परंतु तुम उनके पुत्र तो प्रतीत नहीं होते। थके हुए राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं और मुझे अत्यधिक प्यास लगी है। क्या तुम मुझे जल पिला सकते हो? बालक की अलौकिक छवि ने राजा को सम्मोहित कर दिया था। उसकी मोहकता जैसे किसी अदृश्य डोर से राजा को अपनी ओर खींच रही थी। न जाने क्यों उस बच्चे के प्रति उनका हृदय आकृष्ट हो गया था। उनके मन में विचार आया, यदि आज मेरा पुत्र जीवित होता तो शायद वह भी ऐसा ही होता। यह सोचकर उनका हृदय विषाद से भर गया। बालक ने तुरंत कहा, क्यों नहीं मिलेगा, आप मेरे साथ आइए। वह राजा को अपने साथ आश्रम में ले गया। वहां पहुंचकर उसने ऋषि मरीचि को प्रणाम किया और राजा को बैठने का संकेत दिया। ऋषि ने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया और थके हुए राजा को जल पिलाया। इसके पश्चात ऋषि ने परिचय पूछा। राजा ने कहा, मैं वत्स देश का राजा स्थानिक हूं, यहां शिकार खेलने आया था। राजा का परिचय सुनते ही ऋषि चौंक गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, क्या आप वही स्थानिक हैं जिनकी रानी 5 वर्ष पूर्व एक विशाल पक्षी द्वारा उठा ली गई थी? ये सुनते ही राजा का हृदय झकझोर उठा। उन्होंने भावुक होकर पूछा, हाँ, लेकिन आप यह सब कैसे जानते हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, 5 वर्ष पूर्व इसी जंगल में उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ये बालक वही है। ऋषि ने बालक की ओर संकेत करते हुए कहा, यही तो वह बालक है। मैंने इसका नाम उदयन रखा है। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, क्या यह सच है? ऋषि ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हाँ महारानी, अब भी मेरे आश्रम में सुरक्षित है। इतना कहते ही उन्होंने महारानी को बुलवाया। महारानी ने जब राजा को देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनकी प्रसन्नता का कोई मोल नहीं था। वे कांपते हुए राजा के समीप पहुंची और अश्रुपूर्ण आंखों से उनके समक्ष खड़ी हो गईं। राजा ने ऋषि के चरणों में झुककर कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपने हमारे जीवन में जो आनंद भर दिया है उसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। यदि आपने इन्हें अपने स्नेह और संरक्षण में न लिया होता तो न जाने हमारा परिवार कहां होता। पूरे आश्रम में यह संवाद आग की भांति फैल गया कि महाराज पधारे हैं। यह समाचार सुनकर समस्त आश्रमवासी उल्लासित हो उठे। महाराज को आदरपूर्वक निवेदन किया गया, आज आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। ऋषियों ने कहा, हम महारानी और राजकुमार को आपके साथ ससम्मान विदा करेंगे। महारानी मेरी पुत्री समान है और मैं उन्हें उसी सम्मान से विदा करूंगा। अगले दिन प्रातःकाल सभी निकटवर्ती आश्रमों के ऋषि, उनकी पत्नियां और अन्य विद्वत जन एकत्र हुए। उन्होंने महारानी को भव्य रूप से सजाया और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार अर्पित कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदाई दी। राजमहल, जो वर्षों से विषाद में डूबा था, अब आनंद से गूंज उठा। उदयन, जो अब तक जंगल की निर्जनता में पला था, महल की भव्यता में रम गया। उसकी शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। उसे न केवल शास्त्रों में पारंगत किया जाना था, बल्कि शस्त्र विद्या में भी दक्ष बनाना अनिवार्य था। समय के साथ उदयन समस्त विद्याओं में निपुण हो गया। घुड़सवारी में तो वह प्रवीण था ही, हाथियों के प्रति उसका विशेष अनुराग था। उसका प्रिय हाथी कुंदमोदक उसके साहचर्य का साक्षी था। शास्त्रों की विद्या में उसका ऐसा प्रभुत्व था
कि उसकी वीणा वादन की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। साथ ही उसके अनुपम रूप और व्यक्तित्व की चर्चा भी सुगंध की भांति चारों ओर फैल चुकी थी। पड़ोसी राज्यों के राजा उसकी प्रशंसा सुनकर अपनी पुत्रियों के विवाह हेतु आतुर थे। उदयन के हृदय में अपने कुल के गौरव का प्रबल जागरण हो चुका था। ये गौरव धीरे धीरे अभिमान का रूप लेने लगा और यह अहंकार अदृश्य रूप से उसके जीवन में बड़ी आपदाओं की नींव रख रहा था। दूर स्थित बंती नगरी का राजा चंद्रप्रभु अपनी वीरता और विशाल सेना के लिए प्रख्यात था। उसकी क्रूरता और उग्र स्वभाव के कारण उसे महासंग कहा जाता था। उनकी पत्नी महारानी अंगारवती और पुत्री वासव दत्ता अपनी अतुलनीय सुंदरता के लिए विख्यात थी। एक दिन महारानी अंगारवती महल के आंगन में चिंतनरत थी, तभी कुल पुरोहित ने प्रवेश किया। महारानी ने सादर उनका अभिवादन करते हुए कहा, पुरोहित जी, क्या हमारी पुत्री के लिए कोई योग्य वर मिला? पुरोहित ने उत्तर दिया, महारानी, राजकुमार उदयन जैसा योग्य वर वासव दत्ता के लिए कोई और नहीं हो सकता। उनके अनुपम रूप और साहस का सामना करना किसी भी अन्य राजकुमार के लिए संभव नहीं है। महारानी जी ने कहा, उसके समान तो केवल उदयन ही है। ये सुनकर राजपुरोहित ने उदयन के गुणों का ऐसा वर्णन आरंभ किया कि महारानी मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रही थी। वहीं पास खड़ी वासव दत्ता उनके इन शब्दों को अपने मन की गहराइयों में बसाती चली गई। उदयन की छवि उसके हृदय में स्थायी हो गई और कल्पनाओं की रंगीन दुनिया में वह खोती चली गई। दिन भर वह उसकी छवि मन में गढ़ती और फिर उसे स्वयं ही मिटा देती। एक दिन महाराज ने कुल पुरोहित से पूछा, हमारी बेटी के लिए योग्य वर कौन हो सकता है? तब राज पुरोहित ने बिना किसी संशय के उदयन का नाम लिया। इधर वासव दत्ता मन ही मन उदयन से प्रेम करने लगी। उसकी भावनाएं कभी उसे मुस्कुराहट का कारण देती तो कभी उसे उदासी के गहरे सागर में धकेल देती। एक दिन उसकी माता महारानी अंगारवती उसे अचानक खोए हुए देख पास आ खड़ी हुई। वासव दत्ता को कुछ भी पता नहीं चला। महारानी ने कहा, बेटी, इन ख्यालों में खोई हुई हो? वासव दत्ता चौंक पड़ी और हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई, मानो उसकी कोई गुप्त बात उजागर हो गई हो। महारानी ने स्नेहपूर्वक उसे पुचकारते हुए कहा, कल कुल पुरोहित ने उदयन का जो वर्णन किया वह मेरे मन में गहराई तक बस गया है। मैंने निर्णय लिया है कि उनके पास रिश्ते का प्रस्ताव भेजा जाएगा। तुम्हारा क्या कहना है? वासव दत्ता के चेहरे पर शर्म का रंग बिखर गया। महारानी को अपनी पुत्री की भावनाओं का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने वासव दत्ता के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और खड़ी हो गईं। महाराज से चर्चा के बाद राजपुरोहित को विवाह प्रस्ताव लेकर उदयन के पास भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई। महारानी अंगारवती अत्यधिक प्रसन्न थी, क्योंकि उन्हें यह आभास हो गया था कि उनकी बेटी भी यही चाहती थी। महाराज ने कहा, हमारी बेटी का विवाह केवल उदयन से ही होगा। उन्होंने व्यवस्था करने का आदेश दिया। महारानी ने कहा, उदयन के वीणा बजाने के कौशल ने वासु दत्ता को मोहित किया है। वह भी वीणा बजाने की शौकीन है। इसी समानता ने उसे उदयन के प्रति आकर्षित किया है। इस शुभ प्रस्ताव के साथ महाराज ने राजपुरोहित को बहुमूल्य उपहारों और सैनिकों के साथ भेजा। चंद्रप्रभ का हर्ष अपरिमेय था। उनके महल में आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया। उनकी पुत्री वासव दत्ता तो उन्हें अत्यधिक प्रिय थी ही, और अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी साकार होने जा रही थी। उनके देश की शक्ति और प्रभाव बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हो गई थी। ये विचार मन में आते ही वासव दत्ता के चेहरे पर खुशी की एक चमक आ गई। वह अपने भवन में अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। सखियां उससे तरह तरह की बातें कर रही थी, परंतु वह उनकी बातों का कोई उत्तर न देकर केवल मुस्कान से उन्हें टाल रही थी। उसका मन कहीं और था, भविष्य के स्वप्नों की रंगीन दुनिया में खोया हुआ। उधर राजा सतीश ने यह देखा कि उदयन ने राजकाज के सभी कार्यों में निपुणता प्राप्त कर ली है और उसकी शिक्षा भी पूर्ण हो चुकी है। इस पर उन्होंने अपने राज्य का भार उदयन को सौंप दिया। इस प्रकार वह समय का शासक बन गया। पांडव वंश की 26वीं पीढ़ी में जन्म लेने का गौरव उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया था। इस महानता का गर्व धीरे धीरे अभिमान में बदलने लगा। आसपास के राज्यों के कई राजाओं ने अपनी पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव भेजा, परंतु उदयन ने उन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया।
उसने कहा, पांडव वंश की 26वीं पीढ़ी में जन्मा राजा कैसे किसी तुच्छ कुल के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता है। इस अभिमानपूर्ण व्यवहार से उसने न केवल अनेक राजाओं का अपमान किया, बल्कि उनके मन में भी असंतोष भर दिया। एक दिन उसके महल में पहरेदार ने आकर सूचना दी, महाराज, उज्जैन से राजपुरोहित जी पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। उदयन ने आदेश दिया, उन्हें दरबार में लाओ। कुछ ही क्षणों में राजपुरोहित दरबार में उपस्थित हुए। उदयन ने उनका अभिवादन किया और आदरपूर्वक आसन ग्रहण करने का संकेत दिया। उदयन ने पूछा, कहिए राजपुरोहित जी, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजपुरोहित ने एक संकेत किया और उनके साथ आई दासों ने बहुमूल्य उपहार प्रस्तुत किए। उदयन ने उन उपहारों की ओर देखते हुए कहा, यह सब क्या है, बताइए। राजपुरोहित ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अवंती राज्य का राजपुरोहित हूँ और आपकी महानता को प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अवंती देश की राजकुमारी वासव दत्ता के साथ आपका विवाह करवाने का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हो। यह सुनकर उदयन के चेहरे पर गर्व का भाव उभर आया। उसने अपने अभिमान से भरे स्वर में कहा, मैं पांडव वंश की 26वीं पीढ़ी का गौरव हूँ। मेरा कुल इतना ऊंचा है कि मैं किसी तुच्छ वंश के साथ अपना संबंध कैसे स्थापित कर सकता हूँ। राजपुरोहित जी, आप चंद्र प्रभु को सूचित कर दीजिए कि यह प्रस्ताव मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। उनके वंश का स्तर मेरे कुल के योग्य नहीं है। उदयन के इस उत्तर से राजपुरोहित स्तब्ध रह गए। उन्होंने चंद्र प्रभु के क्रोध और उनकी कठोरता का स्मरण करते हुए उदयन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उच्च वंश के अभिमान में डूबे उदयन ने उनकी कोई बात सुनने से इनकार कर दिया। अंततः निराश होकर राजपुरोहित अपना समूह लेकर वापस लौट गए। राजपुरोहित जब उज्जैन लौटे तो भारी मन से राजमहल पहुंचे और महाराज व महारानी के समक्ष प्रस्तुत हुए। महाराज ने अत्यंत उत्साह से उनका स्वागत किया और अधीर होकर बोले, राजपुरोहित जी, शीघ्र बताइए, हम शुभ समाचार सुनने के लिए व्याकुल हैं। राजपुरोहित ने सिर झुका लिया और मौन रहे। उनकी इस चुप्पी को देखकर महाराज चंद्र प्रमोद अधीर हो उठे और कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या कोई समस्या है? धीरे धीरे राजपुरोहित ने स्वर में गहन विषाद लाते हुए कहा, महाराज, क्षमा करें, लेकिन आपके प्रस्ताव को राजा उदयन ने अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह पांडवों की 26वीं पीढ़ी में जन्मे होने के गर्व के साथ हमारे तुच्छ वंश से संबंध स्थापित नहीं कर सकते। उनके इन शब्दों ने न केवल प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बल्कि हमारे वंश का अपमान भी किया। यह सुनते ही महाराज चंद्र प्रमोद का क्रोध चरम पर पहुंच गया। वह सिंहासन से उठ खड़े हुए और दहाड़ते हुए बोले, उसकी यह हिम्मत! उसने हमारे प्रस्ताव को ठुकराया और हमारे कुल की प्रतिष्ठा को चुनौती दी। यह घोर अपमान है। उसने सोते शेर को जगा दिया है। अब उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। महाराज ने क्रोध से भरे स्वर में पहरेदारों को आदेश दिया, तुरंत मंत्री परिषद और सेनापति को बुलाया जाए। महारानी अंगारवती ने सिर झुकाकर सब सुना, लेकिन उनके मन में वासुदत्ता का मासूम चेहरा बार बार घूम रहा था। समय अत्यधिक मूल्यवान था और हर क्षण उनके लिए चुनौती बनता जा रहा था। अचानक उनके मन में एक युक्ति कौंधी। महारानी ने महाराज को शांत करने का प्रयास किया। विनम्र स्वर में बोली, महाराज, क्रोध से समस्या का समाधान नहीं होगा। क्रोध तो मनुष्य की विवेकशीलता को ही नष्ट कर देता है। कृपया शांत मन से विचार कीजिए। महाराज अब भी आक्रोशित थे। बोले, शांत कैसे हो जाऊं महारानी? उसने हमारे वंश का तिरस्कार किया है। यह असहनीय है। महारानी ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, महाराज, विचार कीजिए। राजा उदयन अनुभवहीन और उन्मत्त है। उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं है। ऐसे में क्रोध करना अनुचित है। हमें यथोचित उपाय सोचना होगा। युद्ध समाधान नहीं है। महाराज का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो फिर क्या सुझाव है महारानी? महारानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने साहसपूर्वक कहा, महाराज, हमें युद्ध से बचते हुए उनकी इस धृष्टता का उत्तर उनके ही दर्प को हराकर देना चाहिए। उन्हें नीचा दिखाना ही उचित प्रतिकार होगा। इससे न केवल हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, बल्कि शत्रु भी हतोत्साहित होगा। महाराज ने विचार मग्न होकर कहा, तुम्हारी बातों में तर्क है,
यह उपाय उचित प्रतीत होता है। महारानी ने उत्साह से कहा, महाराज, आपका दीर्घ अनुभव और कुशल कूटनीति ही इस स्थिति को संभाल सकती है। इसे भुनाने का यही उचित समय है। महाराज ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा झलकने लगी, मानो उन्होंने संघर्ष के इस नए रास्ते को स्वीकार कर लिया हो। उसी समय पहरेदार ने आकर सूचना दी कि मंत्री जी और सेनापति जी उपस्थित हो गए हैं। महाराज ने पहरेदार से कहा, उन्हें अंदर बैठाओ। ये कहकर महाराज सभा कक्ष से उठकर बाहर चले गए और महारानी अंगारवती वासवदत्ता के पास चली गई। वासवदत्ता, जो शुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी, ने सभी के बदले हुए हाव भाव देखे। उसके मन में आशंका ने जन्म लिया, यहाँ खुशी का वातावरण क्यों नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी कुछ न कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु वासवदत्ता अंततः समझ गई कि उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। इस बात का उसे गहरा आघात लगा। वह अपनी सखियों के साथ अपने कक्ष में जाकर बैठ गई। तभी दासी ने आकर सूचना दी, महारानी जी आपसे मिलने आ रही है। महारानी अंगारवती वासवदत्ता के पास आई और उसके समीप बैठ गई। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटी, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों हो? वासवदत्ता ने धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं मां, बस यूं ही बैठी हो। महारानी ने गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। इस बात ने तुम्हें दुख पहुंचाया है, लेकिन धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। वासवदत्ता मन ही मन सोच रही थी, जो विधि का विधान है वह तो होकर रहेगा, परंतु इस चंचल मन का क्या करो जो बार बार उसी के पास दौड़ जाता है। इसी बीच महाराज चंद्रप्रमोद ने सेनापति और मंत्री से कहा, हमने इस स्थिति से निपटने का एक उपाय सोच लिया है। इस कार्य को अत्यधिक चतुराई और सतर्कता से करना होगा। यह इतना गुप्त होना चाहिए कि किसी को कानों कान खबर न लगे। महाराज ने आदेश दिया, अपने गुप्तचरों को सक्रिय करो। हमें उदयन की दिनचर्या के हर पहलू की जानकारी चाहिए। हमें पता लगाओ कि वह किन बातों को प्राथमिकता देता है, किसके लिए कितना समय देता है और किन मुद्दों पर विचार करता है। हर छोटी बड़ी बात का संपूर्ण विवरण चाहिए। सेनापति ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जैसा आप कहें महाराज, मैं तुरंत यह कार्य आरंभ करता हूं। इसके पश्चात महाराज, मंत्री और सेनापति एक लंबी चर्चा में लीन हो गए। उनकी रणनीति और योजनाएं देर तक चलती रही। अंततः सभा समाप्त हुई। मंत्री और सेनापति अपने अपने स्थान लौट गए और महाराज अपने कक्ष में चले गए। उधर उदयन का दरबार सजा हुआ था। तभी पहरेदार ने आकर सूचना दी, महाराज, कुछ उच्च व्यापारी आपसे मिलने के लिए उपस्थित है। उदयन ने आदेश दिया, उन्हें दरबार में लाओ। व्यापारियों ने दरबार में प्रवेश किया। उनमें से एक ने विनम्रता से कहा, महाराज, हम बहुत दूर देश से आपकी कीर्ति सुनकर आए हैं। आपकी महानता और विद्या की चर्चा हर जगह होती है। हमें आपसे कुछ कहना है। उदयन ने कहा, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? व्यापारी ने कहा, महाराज, हम हाथियों के व्यापार में संलग्न हैं, परंतु इस बार हमने एक ऐसे अद्भुत हाथी के बारे में सुना है जिसकी प्रशंसा शब्दों से परे है। हम उसकी विशेषता और दुर्लभता के बारे में आपको बताना चाहते हैं। हाथी का उल्लेख सुनते ही उद्यान में हलचल मच गई और उसने पूछा, कैसा हाथी? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, उज्जैन के समीप स्थित प्रसिद्ध कदली वन में एक अद्वितीय हाथी का नाम सुना है। वह नीले रंग का है और उसे नीलगंज के नाम से जाना जाता है। ऐसा चमत्कारी और दुर्लभ हाथी शायद ही कहीं और हो। हमने उसे देखा, किंतु उसे वश में करने में असमर्थ रहे। अब महाराज, आपके पास तो समस्त साधन और सामर्थ्य है। ऐसा अद्भुत हाथी आपकी संग्रह का हिस्सा होना चाहिए। उदयन ने गंभीरता से कहा, अच्छा, देखेंगे। व्यापारी ने कुछ और समय वार्तालाप में बिताया और अंततः राजा से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान किया। इसके बाद उदयन ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मंत्री जी, कदली वन में वह नीलगंज नामक हाथी है जो अत्यंत विलक्षण बताया जा रहा है। मुझे वह प्राप्त करना ही है। आप जानते हैं कि मुझे उत्कृष्ट और दुर्लभ हाथियों को एकत्र करने का शौक है, अतः यह हाथी मेरी शान बढ़ाएगा। मंत्री जी, जो उदयन के पिता के समय से ही सेवा में थे और अब वृद्धावस्था की दहलीज पर खड़े थे, अत्यंत विश्वसनीय और निष्ठावान थे। उन्होंने आदरपूर्वक कहा,
महाराज, इस पर विचार करना आवश्यक है। हो सकता है कि यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो। उज्जैन से कदली वन काफी दूरी पर है। इस पर उदयन ने मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी, हर बार आपके विचार इतनी शंकाओं से भरे क्यों होते हैं? चिंता न करें, मेरा आदेश तुरंत पालन करें। आदेश पाते ही उदयन अपने सैनिकों के साथ कदली वन की ओर निकल पड़ा। हाथियों को लेकर उसका लगाव इतना प्रबल था कि वह उनकी किसी भी सूचना को अनदेखा नहीं करता था। जहां भी किसी उत्तम हाथी की जानकारी मिलती, वह उसे अपने संग्रह का हिस्सा बनाने में देर नहीं करता। कदली वन पहुंचने पर उदयन और उसके सैनिकों ने उस हाथी को खोजने के लिए हर कोना छान मारा। अंततः गहन जंगल में उन्हें वह विशालकाय नीले रंग का हाथी दिखाई दिया। वह घने झाड़ियों के बीच खड़ा था और उसकी हल्की सी झलक ही नजर आ रही थी। उदयन और उसके सैनिक सावधानी पूर्वक उसकी ओर बढ़ने लगे। हाथी की कोई गतिविधि न देखकर उदयन को यह प्रतीत हुआ कि वह विश्राम कर रहा है। उसने अपने सैनिकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आदेश दिया। उदयन के मन में विचार आया कि जंगली हाथी की प्रवृत्ति आक्रामक हो सकती है, अतः हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। धीरे धीरे दबे पांव, बिना कोई शब्द किए वे हाथी के और करीब पहुंचने लगे। जैसे ही वे उसके समीप पहुंचे, अचानक एक अप्रत्याशित चमत्कार हुआ। हाथी के पेट के दोनों ओर से दरवाजे खुल गए और उनमें से कई सशस्त्र सैनिक बाहर निकलकर उनकी ओर झपट पड़े। हाथी के पेट के दोनों ओर बने हुए गुप्त दरवाजों से सैनिकों ने निकलकर चारों तरफ से उदयन और उसके सिपाहियों को घेर लिया। यह देख उदयन हतप्रभ रह गया। उसने गौर किया कि वह हाथी असली नहीं था, बल्कि लकड़ी का बना हुआ था। कारीगरों ने इतनी कुशलता से इसे गढ़ा था कि उसकी रंगत और बनावट से उसे असली हाथी समझने में कोई चूक नहीं होती। उसकी सतह पर रंगाई ऐसी की गई थी कि वह पेड़ों और झाड़ियों के बीच पूर्णतः वास्तविक प्रतीत होता था। ये समझने में उसे देर न लगी कि यह एक सोची समझी चाल थी। अब पछतावा व्यर्थ था। मंत्री जी की बात उसे याद आई, लेकिन अब तो सब कुछ हाथ से निकल चुका था। चिड़िया खेत चुग गई, ये कहावत उसके मन में गूंज उठी। उसने तुरंत अपनी तलवार खींची और अपने सैनिकों को सावधान किया। सावधान रहो, यह एक षड्यंत्र है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाथी के भीतर छिपे सैनिकों ने तेजी से हमला बोल दिया। उदयन के सैनिक संख्या में कम थे, जबकि दुश्मन अधिक और पूरी तरह से तैयार थे। दूसरी ओर उदयन और उसके सैनिक इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। भीषण संघर्ष हुआ। लड़ाई लंबे समय तक चली, लेकिन अंततः उदयन के कुछ सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और बाकी इधर उधर भागने लगे। उदयन अकेला रह गया। शत्रुओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बंदी बना लिया। उदयन को गिरफ्तार करके राजा चंद्रप्रभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चंद्रप्रभा ने जैसे ही उदयन को देखा, उसने जोरदार ठहाका लगाया और ताली बजाते हुए व्यंग्य भरे स्वर में कहा, स्वागत है महाराज उदयन। आपकी पधारने की कृपा से हमारा यह दरबार धन्य हो गया। कैसा लग रहा है? पांडवों की 26वीं पीढ़ी के वंशज को आपके सम्मान में हमें बहुत परिश्रम करना पड़ा। पहले तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने योजना बदल दी। देखिए, आपके शौक के लिए हमने कितनी मेहनत की। आपके लिए यह नकली हाथी बनवाया गया। मेरे गुप्तचरों ने आपकी सेना में मौजूद हमारे लोगों से आपका हर शौक मालूम किया और फिर सौदागर के भेष में मेरे गुप्तचर आपके दरबार में पहुंचे। उनके छल कपट के कारण आप इस कदली वन तक आ गए। अब देखिए, हमारी योजना सफल रही और आप हमारे जाल में फंस ही गए। लकड़ी के हाथी को गुप्त रूप से एक दांव का स्वरूप दिया गया था, जिसमें भीतर सैनिकों को छुपाकर तैयार किया गया। योजना स्पष्ट थी। जैसे ही आप उसे पकड़ने आएंगे, ये सैनिक अचानक आप पर हमला करेंगे। और यही हुआ। मेरी चतुराई सफल हुई। उदयन ने क्रोध में कहा, धोखे से किसी की वीरता को बंधन में डालने से उसकी शौर्यता कम नहीं हो जाती। आपने छलपूर्वक मुझे कैद किया है। यदि आप में वास्तविक साहस होता तो आप मुझसे आमने सामने युद्ध करते। ये कायरों का काम है। चंद्रप्रभा ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजनीति और युद्ध में हर तरीका न्यायोचित होता है। जब हमारे एक साधारण उपाय से काम हो सकता था, तो हमें रक्तपात की आवश्यकता क्यों होती? तुम ही बताओ, क्या यह विवेकपूर्ण नहीं था? अंततः जो परिणाम निकलना था वह निकल ही गया। व्यर्थ की हिंसा से हमें क्या लाभ?
उसकी आवाज में व्यंग्य और विजय का मेल था। चंद्रप्रभा की प्रसन्नता असीम थी। एक समय था जब उसके प्रस्ताव को ठुकराया गया था और वह अपमान का अनुभव कर रहा था। आज वही उदयन उसके समक्ष बंदी बनकर खड़ा था। उसकी हार ने चंद्रप्रभा के गर्व को संतुष्ट कर दिया था। उदयन ने झल्ला कर कहा, मुझे छोड़ दो। यदि तुम में साहस है तो आमने सामने युद्ध करो, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तविक बल किसे कहते हैं। चंद्रप्रभा ठाका लगाते हुए बोला, अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे महल में ले जाकर नजरबंद करो, इसके आसपास कड़ा पहरा लगाओ, आगे का निर्णय मैं बाद में करूंगा। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और उदयन को महल में ले गए। थोड़ी ही देर में दरबार का समय समाप्त हो गया। दरबारी और मंत्री अपने अपने कक्षों में लौट गए और राजा भी महल की ओर प्रस्थान कर गया। इस बीच उदयन के जो बचे हुए सैनिक भागकर किसी तरह अपने देश पहुंचे। उन्होंने मंत्री के समक्ष उपस्थित होकर सारी घटना बताई। मंत्री ने उन्हें देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम लोग इस समय यहां क्यों हो? राजा और शेष सेना कहां है? सैनिकों ने गहरी निराशा के स्वर में उत्तर दिया, मंत्री जी, हमारे साथ भयंकर छल हुआ। उन्होंने लकड़ी का हाथी तैयार किया था जिसमें सैनिक छिपे हुए थे। जैसे ही हम उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, हाथी से सैनिक निकलकर हम पर टूट पड़े। हमारे अधिकांश साथी वहीं मारे गए और राजा को वे बंदी बनाकर ले गए। हम अपनी जान बचाकर यहाँ सूचना देने आई है। ये सुनकर मंत्री स्तब्ध रह गए और बोले, क्या कह रही हो? यह तो अत्यंत गंभीर संकट है। उनकी मुखाकृति चिंता से भर गई। तत्काल ही एक आपात सभा का आयोजन हुआ जिसमें सभी मंत्री और सभासद एकत्र हुए। विचार विमर्श आरंभ हुआ कि अब राजा को कैसे मुक्त किया जाए। रणनीति की रूपरेखा बनने लगी। उधर महाराज चंद्रप्रभा ने उदयन के समक्ष कठोर मुद्रा में खड़े होकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड दिया जाए। उदयन मौन खड़ा था, भीतर ही भीतर विचारों के बवंडर में उलझा हुआ। पता नहीं अब मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा और कौन सी सजा मुझे दी जाएगी। तभी चंद्रप्रभा ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तुम्हारे लिए सजा यह है कि अब तुम वासव दत्ता को वीणा बजाना सिखाओगे। यह सुनते ही उदयन ने मन ही मन सोचा कि यह तो कोई सजा नहीं बल्कि मेरे लिए एक सौभाग्य है। चंद्रप्रभा ने महारानी अंगारवती को आदेश दिया, इसे वास्तविकता के कक्ष में ले जाओ, वहां इसे अपनी सजा आरंभ करनी है। उदयन को उस कक्ष में लाया गया जहां वासव दत्ता पहले से ही उपस्थित थी। वीणा सामने रखी गई। जैसे ही उदयन ने वासव दत्ता को देखा, उसकी आंखें ठहर गईं। वह सौंदर्य जो अब तक केवल चर्चाओं में सुना था, आज साक्षात देख रहा था। वह अबाक रह गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी स्वर्गीय अप्सरा को देख रहा हो। उदयन के मन में पछतावा गहराने लगा। कैसे मैंने पहले इस अनुपम सुंदरी को ठुकरा दिया, यह विचार मन में आते ही उसके हृदय में हलचल मच गई। उधर वासव दत्ता ने भी उदयन को देखते ही महसूस किया कि सामने वही व्यक्ति है जिसकी छवि उसने मन में वर्षों से संजो रखी थी। उदयन ने धीरे धीरे वीणा बजाना आरंभ किया। उसकी उंगलियां जैसे वीणा के तारों पर जादू बुन रही थी। उस मधुर धुन ने वासव दत्ता को सम्मोहित कर दिया। वह जैसे किसी और ही संसार में चली गई। पहली दृष्टि में ही दोनों के दिलों में एक अदृश्य डोर बंध चुकी थी। वासव दत्ता मुस्कुराते हुए बोली, आप बहुत ही अद्भुत वीणा बजाते हैं। उदयन ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया। दोनों के बीच एक अनकहा संवाद चल रहा था। उदयन ने सोचा, यदि यह सजा है तो यह सजा जीवन भर भुगतने के लिए भी स्वीकार्य है। उदयन वासव दत्ता को वीणा वादन सिखाने लगा। जब भी वह उसे सिखाने का कार्य समाप्त करता तो अपने कक्ष में लौटकर एकाकीपन के क्षणों में वासव दत्ता के पुनः सान्निध्य का प्रतीक्षारत हो जाता। अब उससे वासव दत्ता से अल्पकालिक दूरी भी सहन नहीं होती थी। उसका हृदय वासव दत्ता के प्रेम में पूर्णतः डूब चुका था। वासव दत्ता जो कभी निर्लिप्त रहती थी, अब उसकी उपस्थिति की आकांक्षी हो गई थी। वह भी उदयन के सान्निध्य में नई रुचियों और अनुभूतियों से भर उठी। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए उदयन से कहा, आज हम उपवन में चलकर अभ्यास करेंगे। उदयन ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, तो चलिए आज उपवन में ही वीणा वादन सिखाते हैं। वासव दत्ता ने अपनी दासियों को आदेश दिया
कि बगीचे में समुचित व्यवस्था की जाए। उपवन में एक भव्य स्थल तैयार कर दिया गया। उदयन और वासवदत्ता वहां पहुंचे। वासवदत्ता वीणा का अभ्यास कर रही थी और उदयन उसे अत्यंत समर्पण से सिखा रहा था। दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतनी गहराई तक खो चुके थे कि अब संसार की कोई भी बात उनके लिए महत्वहीन हो गई थी। उदयन को न अपने बंधन का ध्यान था, न ही इस तथ्य का कि उसे अपने राज्य लौटना है। उसके मन में केवल एक ही विचार था, वासवदत्ता के सान्निध्य का। वह सोचने लगा, यदि मुझे यहां से जाना पड़ा तो वासवदत्ता के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। एक दिन उसने गहरी व्याकुलता में वासवदत्ता से पूछा, अगर मुझे यहां से जाना पड़ा तो क्या तुम मेरे बिना रह सकोगी? वासवदत्ता ने दुखी होकर उत्तर दिया, मैं तो एक पल भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकती। उदयन ने चिंतित होकर फिर पूछा, तो फिर क्या होगा? वासवदत्ता ने गंभीर स्वर में कहा, आपने मेरे विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। मेरे पिताजी हमारे विवाह के लिए कभी सहमत नहीं होंगे। उदयन ने निराशा से उत्तर दिया, तुम सच कहती हो, मैंने अतीत में बहुत बड़ी भूल की। इसका अब केवल एक ही उपाय है, हम दोनों यहां से भाग चलें। वासुदत्ता ने सहमति में सिर हिलाया। वह दिन भी आ गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक रात उदयन वासुदत्ता को अपने घोड़े पर बैठाकर वहां से भाग निकला। वे अपने राज्य पहुंचे, जहां उदयन का भव्य स्वागत हुआ। वासवदत्ता और उदयन, प्रेम के दो पंछी, अपने प्रेम की डगर पर उड़ चले। लोग विभिन्न बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि वासवदत्ता का अपहरण हुआ है, तो कुछ ने कहा कि वह उदयन से प्रेम करती थी और स्वयं उसके साथ चली गई। परंतु सत्य यही था कि वासवदत्ता और उदयन का प्रेम निर्मल और अडिग था, मानो पूजा के पुष्पों की तरह पवित्र। उदयन और वासवदत्ता जब वत्स राज्य पहुंचे तो उनका प्रेम एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उदयन का जीवन अब केवल वासवदत्ता के चारों ओर ही घूमता था। वह उसकी उपस्थिति में जागता और उसकी मधुर छवि के साथ सोता। ऐसा प्रतीत होता था मानो संसार का हर अन्य आयाम उसकी चेतना से लुप्त हो चुका हो। राज्य की स्थिति बिगड़ रही थी, परंतु उदयन वासवदत्ता के साथ अपने आनंदमय क्षणों में इतना व्यस्त था कि बाहरी परिस्थितियों का उसे किंचित मात्र भी ध्यान नहीं था। मंत्रीगण जब राजकार्य के विषय में परामर्श करने आते तो वह उन्हें टालने में ही अपनी रुचि दिखाता। इस उदासीनता का परिणाम यह हुआ कि राज्य की व्यवस्था धीरे धीरे बिखरने लगी। इस दौरान पड़ोसी राज्य के राजा आरुणि ने वत्स राज्य की सीमाओं पर लगातार आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। एक ओर जहां उदयन का प्रेमपूर्ण संसार साकार हो रहा था, वहीं दूसरी ओर राज्य के मंत्रीगण चिंता में डूबे हुए थे। वृद्ध मंत्री, जो उदयन के पिता के समय से सेवा में थे, ने गहरी वेदना व्यक्त करते हुए कहा, महाराज का राज्यकाज से विमुख होना गंभीर संकट है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वत्स राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दूसरे मंत्री ने सहमति जताते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। आरुणि लगातार हमारे क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब केवल मंत्रियों के बलबूते राज्य को चलाया जा रहा है। महाराज से जब हमने परामर्श किया तो उन्होंने कहा, सैनिकों को भेजो, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। उनकी यह उदासीनता हमारी शक्ति को कमजोर कर रही है। दोनों मंत्रीगण देर तक राज्य की इस स्थिति पर विचार करते रहे। अंततः उन्होंने एक योजना तैयार की और निश्चय किया कि अब महारानी वासवदत्ता के माध्यम से ही इस संकट का समाधान निकाला जा सकता है। इस बीच उदयन अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था। वासवदत्ता उसके समीप बैठी थी और हल्के झोंके देकर उसे शांत रखे हुए थी। तभी एक दासी ने आकर सूचना दी कि मंत्रीगण महारानी से मिलना चाहते हैं। वासवदत्ता ने विस्मयपूर्वक पूछा, मुझसे? वे मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? दासी ने उत्तर दिया, वे आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहते हैं। वासवदत्ता ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं बाहर आकर उनसे भेंट की। मंत्रीगण ने वासवदत्ता के समक्ष अपनी चिंता और योजना प्रस्तुत की। वासवदत्ता ने गंभीरता से उनकी बातें सुनी और कहा, मैं आपकी बातों पर विचार करूंगी। इस प्रकार वासवदत्ता अब न केवल प्रेम की प्रतीक थी, बल्कि राज्य के संकट को सुलझाने का माध्यम भी बन गई। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महारानी जी, कृपया बताइए, क्या आप महाराज से वास्तव में प्रेम करती हैं? वासवदत्ता ने यह सुनकर आश्चर्य से कहा, यह किस प्रकार का प्रश्न है?
स्वाभाविक रूप से मैं महाराज से अत्यधिक प्रेम करती हूँ। मंत्री ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, महारानी जी, यदि आपका प्रेम इतना गहन है तो यह बताइए, क्या सच्चा प्रेम किसी के उत्थान का कारण बनता है या उसके पतन का? वासवदत्ता इस प्रश्न पर उलझन में पड़ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, निस्संदेह सच्चा प्रेम तो सदैव प्रगति की कामना करता है। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मंत्री ने उत्तर दिया, महारानी जी, आपको भले ही इसका आभास न हो, परंतु महाराज की समर्पणशीलता अब राजकीय कर्तव्यों से पूर्णतः विमुख हो चुकी है। आपके प्रेम में महाराज इतना लीन हो गए हैं कि राज्य के कार्यों की ओर उनका तनिक भी ध्यान नहीं है। मंत्री ने आगे कहा, महाराज का साम्राज्य धीरे धीरे शत्रुओं के हाथों में जाता जा रहा है। पड़ोसी राज्य आरोनी ने हमारी सीमाओं पर लगातार आक्रमण कर हमारे प्रदेशों पर अधिकार करना शुरू कर दिया है। हमने युद्ध भी किए, परंतु विजय प्राप्त नहीं कर सके। यदि यही स्थिति बनी रही तो जल्द ही पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। वासवदत्ता ने व्यथित होकर मंत्री की बात सुनी। मंत्री ने कहा, महारानी जी, आपको निर्णय लेना होगा। यह प्रेम महाराज के उत्थान का साधन बनेगा या उनके पतन का कारण? आप ही सोचिए। आपका प्रेम महाराज के लिए कांटों के समान है या पुष्पों के समान? यह निर्णय आपको स्वयं करना होगा। मंत्री के जाने के बाद वासवदत्ता के मन में घोर अशांति व्याप्त हो गई। मंत्री की बातें बार बार उसके मन में गूंजने लगी। उसे इस तथ्य का आभास हुआ कि राज्य की स्थिति कितनी विषम हो चुकी है और वह इस विनाश में अनजाने में सहायक बन रही है। उसने सोचा, प्रेम जो विनाश का कारण बने वह प्रेम नहीं, अपितु एक अभिशाप है। वासवदत्ता ने गहन चिंतन के बाद अपने मन में यह ठान लिया कि वह इस स्थिति को बदलने का प्रयास करेगी। कुछ दिनों बाद महाराज उदयन दरबार में उपस्थित हुए। वासवदत्ता ने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मुझे बहुत विचार करने के बाद यह समझ आया है कि आप सही कह रहे हैं। यदि हमारा राज्य शत्रुओं के हाथों में चला गया तो यह अपमानजनक होगा। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि इसका कारण मैं बनूं। कृपया मुझे बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ ताकि खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त हो सके। वासवदत्ता के शब्द सुनकर मंत्रीगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, महारानी जी, हमें विश्वास था कि आप अपने उच्च आदर्शों के कारण सही निर्णय लेंगी। अब समय आ गया है कि हम साम्राज्य को न केवल पुनः प्राप्त करें बल्कि इसे और भी विस्तृत करें। आपका यह निर्णय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। वासवदत्ता ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मंत्रीगण ने उन्हें योजना समझाई और वासवदत्ता ने अपने कर्तव्यों की दिशा में कदम बढ़ा दिए। उसी समय एक दासी ने आकर सूचना दी, महारानी जी, आपके पिता महाराज चंद्र पर्वत के महल से दूध आया है। यह सुनकर वासवदत्ता चौंक पड़ी और आदेश दिया, उसे शीघ्रता से यहां लाओ। थोड़ी ही देर में दासी दूध लेकर उपस्थित हुई और बोली, राजकुमारी जी, आपके पिता ने यह संदेश भेजा है। इतना कहकर उसने एक पत्र वासवदत्ता को सौंप दिया। वासवदत्ता ने उत्सुकता से पत्र खोला। वह पत्र महाराज उदयन के नाम लिखा गया था, जिसमें चंद्र पर्वत ने लिखा था, मैंने तुम्हारे पूर्व की भूलों को क्षमा कर दिया है। वासवदत्ता से विवाह का प्रस्ताव मैंने पहले भी रखा था, परंतु तुम्हारे कुल के मान सम्मान के कारण तुमने इसे अस्वीकार कर दिया और वासवदत्ता को अपने साथ ले गए। मैं इसे तुम्हारे अपरिपक्व बचपन का निर्णय मानता हूं और अब इस पर कोई विवाद नहीं चाहता। मैंने तुम्हारी भूल को समझते हुए तुम्हें और वासवदत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। मेरी प्रिय पुत्री वासवदत्ता अब तुम्हारी पत्नी है और तुम मेरे प्रिय दामाद। हमारे परिवारों के बीच कोई वैर भाव नहीं है। तुम्हारा हमारे नगर में सदा स्वागत है। पत्र पढ़ने के बाद वासवदत्ता के मन का भारी बोझ उतर गया। लंबे समय से उसके मन में छाया हुआ संशय और व्यथा समाप्त हो गई। उसका हृदय आनंद और हल्केपन से भर गया। कुछ समय पश्चात महाराज उदयन ने वासवदत्ता से कहा, कई दिनों से शिकार खेलने नहीं गया हूं। सोचा था आज जाऊं, पर मेरा मन तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं लगता। बताओ, तुम्हें छोड़कर मैं शिकार खेलने कैसे जा सकता हूं? वासवदत्ता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि आपका मन नहीं लग रहा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। अर्धांगिनी का धर्म है कि वह अपने पति को किसी भी व्यथा या कठिनाई में अकेला न छोड़े।
महाराज उदयन ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, कल शिकार पर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। अगले दिन शिकार के लिए काफिला तैयार किया गया। महारानी वासवदत्ता भी रथ में महाराज के साथ बैठी। जब रथ नगर से होकर निकला तो ग्रामीण आपस में बातें करने लगे। देखो, महाराज उदयन शिकार खेलने जा रहे हैं और महारानी वासवदत्ता भी उनके साथ है। महाराज उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए वे हर समय उनके साथ रहती है। जिस जंगल को शिकार के लिए चुना गया था उसके समीप लाबा नामक एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वही काफिले का शिविर लगाया गया। आज वासवदत्ता ने महाराज के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अपने पिता महाराज चंद्र पर्वत का भेजा हुआ पत्र भी दिखाया। इस पत्र को पढ़कर उदयन अत्यंत आनंदित हुए। सभी सैनिक और दास दासियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। महल में जोर शोर से तैयारियां प्रारंभ हो गईं। इसी बीच महाराज अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने वन की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल पहुंचने पर वे दिन के मध्य तक शिकार की चप्पल गतिविधियों में लगे रहे। लौटते समय जंगल के सिरे पर उन्हें कुछ असामान्य हलचल महसूस हुई। इधर उधर ग्रामीणों को भागते देखा गया। तभी एक युवा विद्यार्थी दिखाई दिया। उदयन ने उससे पूछा, बालक, यह इतनी अफरा तफरी क्यों मची है? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, महाराज, लाबानाथ गांव में भयंकर आग लगी है। महारानी वासवदत्ता भी वही ठहरी हुई थी। यह सुनकर उदयन को जैसे आंतरिक चोट लगी। उन्होंने तुरंत अपने घोड़े को लाबानाथ गांव की ओर दौड़ाया। उनके साथ मंत्री रमणवान भी थे। गांव के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि आसमान को छूती प्रचंड अग्नि की लपटें उठ रही थी। वहां भारी भीड़ थी। लोग पानी डालकर आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु आग थमने का नाम नहीं ले रही थी। भयावह लपटों के बीच कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। गांव वाले आपस में दुख भरी बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, बहुत अनर्थ हो गया, महारानी वासवदत्ता जलकर राख हो गई है। ऐसा कष्टदायक दिन भगवान किसी को न दिखाए। उदयन ने यह सुना तो उनका मन पीड़ा से विदीर्ण हो उठा। वे जोर से चिल्लाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वासवदत्ता मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वे बार बार वासवदत्ता का नाम लेकर चीखने लगे। उनकी करुण चीत्कार किसी का भी हृदय चीर देने वाली थी। वासवदत्ता के बिना जीवन व्यर्थ मानते हुए वे तेजी से आग की ओर बढ़े और बोले, वासवदत्ता, जब तुम ही नहीं रही तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं। ये कहते हुए वे आग में कूदने वाले थे कि सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। मंत्री और सैनिकों ने उन्हें मुश्किल से आग से दूर हटाया। उदयन बार बार यही कह रहे थे, जब मेरी वासवदत्ता नहीं रही तो मेरे जीने का क्या प्रयोजन? सबने उन्हें ढांढस बंधाने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद जब वे थोड़ा शांत हुए तो उन्हें ध्यान आया कि मंत्री रमणवान, जो उनके साथ था, अब दिखाई नहीं दे रहा। उदयन को स्मरण हुआ कि जब वे शिकार पर गए थे तब मंत्री महारानी वासवदत्ता की रक्षा के लिए रुका था। इसका अर्थ था कि मंत्री अंतिम समय में वासवदत्ता के पास ही था। अब मंत्री की खोज शुरू हुई। जानकारी मिली कि जिस समय आग लगी थी उस वक्त किसी ने भी मंत्री योगदान नारायण को इधर उधर आते जाते नहीं देखा। योगदान नारायण, जो कि बूढ़े हो चले थे, राज्य के सबसे भरोसेमंद और निष्ठावान मंत्री थे। वे महाराज उदयन के पिता के समय से सेवा में थे और उन्हें पिता तुल्य सम्मान दिया जाता था। उदयन के लिए यह आघात दूसरा गंभीर आघात था। बचपन से ही उन्होंने योगदान नारायण को अपने संरक्षक के रूप में देखा था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी अपने हितों के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपना पूरा जीवन राज्य और राजा की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी निस्वार्थ निष्ठा और बलिदान को याद करते हुए उदयन की आंखों में अश्रुधारा फूट पड़ी। वे जोर जोर से विलाप करते हुए अपने प्रिय मंत्री को स्मरण करने लगे, जो उनके जीवन का अटूट हिस्सा बन चुके थे। समय बीतता गया, लेकिन उदयन की व्यथा कम नहीं हुई। इस बीच पड़ोसी देश से समाचार मिला। पड़ोसी देश का शासन दर्शक नामक राजा के हाथों में था। दर्शक की बहन राजकुमारी पद्मावती अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध थी। दर्शक और पद्मावती की माता महादेवी ने संन्यास धारण कर नगर के बाहर स्थित एक आश्रम में निवास करना शुरू कर दिया था। दर्शक और पद्मावती समय समय पर अपनी माता से मिलने आश्रम जाया करते थे।
आज उस आश्रम में असाधारण हलचल थी। आश्रम से नगर तक जाने वाले मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। पद्मावती अपनी माता महादेवी से मिलने पहुंची थी और वहां एक सन्यासी और एक महिला भी उपस्थित थे। पद्मावती की अनुपम शोभा को देखकर सन्यासी आश्चर्यचकित हो उठा और बोल पड़ा, यह कैसी अनुपम सुंदरता है, ऐसी राजकुमारी तो स्वर्ग से उतरी लगती है। सन्यासी को स्मरण हुआ कि भविष्यवाणी के अनुसार राजा उदयन का सारा साम्राज्य छिन जाएगा, किंतु वे मगध की राजकुमारी पद्मावती से विवाह करके मगध राज की सहायता से पुनः अपना राज्य प्राप्त करेंगे। यह भविष्यवाणी अब सत्य प्रतीत होने लगी। उसी समय एक प्रतिहारी ने आकर घोषणा की, सभी लोग सुने, राजकुमारी पद्मावती आज के दिन दान कर रही है। जिसे जो भी चाहिए वह उनसे मांग सकता है। यह सुनकर सन्यासी ने विस्मय से पूछा, क्या कहा? क्या राजकुमारी सच में सब कुछ दान कर सकती है? संतरी ने उत्तर दिया, हाँ, राजकुमारी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की है। आप जो भी मांगना चाहे मांग सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तब तो मैं अवश्य ही राजकुमारी पद्मावती के पास जाना चाहूंगा। सैनिक उन दोनों को लेकर राजकुमारी के पास पहुंचा और बोला, राजकुमारी जी, यह आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। पद्मावती ने विनम्रता से कहा, कहिए सन्यासी जी, आप क्या चाहते हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया, मुझे ज्ञात हुआ है कि आज के दिन आप अपनी माताजी महादेवी से मिलने आती हैं और इस दिन आप जो भी मांगा जाए उसे दान में प्रदान करती हैं। क्या यह सत्य है? पद्मावती ने उत्तर दिया, हाँ, यह सत्य है। कृपया बताइए, आप क्या मांगना चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं किसी वस्तु का इच्छुक नहीं हूं, बल्कि मैं एक गहन चिंता में हूं। यह मेरी बहन है। इसका पति परदेश गया हुआ है और उसने कई दिनों से कोई संदेश नहीं भेजा। इसके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। अब मैं इसके पति को खोजने के लिए प्रस्थान करना चाहता हूं, किंतु इसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो। मैं यह निवेदन करता हूं कि कृपया आप इसे अपने संरक्षण में ले लें। आपके अलावा और कोई इसके सतीत्व और मान की रक्षा नहीं कर सकता। पद्मावती ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, आप इसे मेरे पास छोड़ सकते हैं। इसका नाम क्या है? सन्यासी बोला, इसका नाम अवंती है। यह अत्यंत संकोची और मधुर स्वभाव की है। महादेवी ने अवंती को देखते ही कहा, इसकी आकृति ऐसी लगती है जैसे यह किसी राज्य की राजकुमारी हो। तभी एक सैनिक ने आकर कहा, महादेवी जी, लावन गांव से एक विद्यार्थी आया है, क्या उसे भीतर बुलाया जाए? महादेवी ने आदेश दिया, उसे भीतर लाओ। विद्यार्थी जब भीतर आया तो उसने अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त की और फिर बोल पड़ा, क्या कहूं रानी जी, लावन गांव में आज एक भीषण घटना घटित हुई है। पद्मावती ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? विस्तार से बताओ। विद्यार्थी ने गहरे दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, महारानी, उद्यान की पत्नी वासवदत्ता आग की लपटों में घिरकर परलोक सिधार गईं। उन्हें बचाने के प्रयास में उनका विश्वास पात्र मंत्री भी आग की भेंट चढ़ गया। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। विद्यार्थी ने आगे कहा, यह अत्यंत ही दुखद दृश्य था। महाराज उद्यान इतने व्यथित हो गए कि स्वयं अग्नि में कूदने का प्रयास किया, परंतु उनके मंत्रियों ने उन्हें रोक लिया। वासव दत्ता के कुछ आभूषण जो अग्नि में जलने से बच गए थे, महाराज उन्हें अपनी छाती से लगाकर विलाप करते रहे। पद्मावती ने दुख भरे स्वर में कहा, यह तो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। अवंती, जो यह सुनकर रो पड़ी थी, को देखकर पद्मावती ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? सन्यासी ने उत्तर दिया, यह बहुत ही भावुक और कोमल हृदय की है, इसलिए यह गहरे दुख को सहन नहीं कर पाती। विद्यार्थी को देखकर अवंती ने तुरंत अपना घूंघट कर लिया। यह देखकर सन्यासी ने कहा, यह प्रायः पुरुषों के समक्ष नहीं आती और अत्यंत लज्जालु स्वभाव की है। पद्मावती ने अपने विचारों में डूबते हुए सोचा कि इस स्त्री की रक्षा करना मेरा दायित्व है। यह सतीत्व और शील की प्रतिमूर्ति है। वासव दत्ता ने वत्स नगरी आगमन के उपरांत शत्रु आरोने के साम्राज्य का अधिकांश क्षेत्र पराजित कर लिया था। तब चिंतित मंत्रियों ने वासव दत्ता को यह परामर्श दिया कि मगध की शक्तिशाली राजकुमारी पद्मावती से विवाह संबंध स्थापित करना ही एकमात्र उपाय है। इससे न केवल खोया हुआ साम्राज्य वापस पाया जा सकता है, बल्कि भविष्य के लिए भी सुदृढ़ सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वासव दत्ता इस विचार से सहमत हो गईं। योजनानुसार
शिकार का बहाना बनाकर लावन गांव के निकट शिविर लगाया गया। उसी रात मंत्री ने एक अवसर देखकर शिविर में गुप्त रूप से आग लगा दी और यह अफवाह फैलाई कि वासवदत्ता आग में जलकर भस्म हो गईं और उन्हें बचाने के प्रयास में मंत्री स्वयं ही मारे गए। वास्तविकता यह थी कि वासवदत्ता ने अवंतिका का स्वरूप धारण कर लिया था और मंत्री योग धारण कर सन्यासी बन गए थे। योजनाबद्ध तरीके से दोनों मगध पहुंच गए और पद्मावती से मिले। उन्होंने पद्मावती से कहा कि अवंतिका का पति प्रदेश में है और वे उसे ढूंढने स्वयं जाएंगे। इस बहाने अवंतिका को उन्होंने पद्मावती की देखरेख में छोड़ दिया। विद्यार्थी की बात सुनकर जब पता चला कि रमन वन में मंत्री रात भर राजा के साथ थे, तो अवंतिका और मंत्री के हृदय को कुछ सांत्वना मिली। इस भयंकर आघात से राजा की रक्षा बड़े प्रयत्न से की जा रही थी। विद्यार्थी के वर्णन को सुनकर पद्मावती ने सोचा, यह व्यक्ति कितना प्रेमी होगा, जिसने अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरांत स्वयं को भी समाप्त करने का निश्चय कर लिया। यदि मंत्री उसे नहीं रोकते तो वह निश्चित ही अपना जीवन त्याग देता। पद्मावती का हृदय करुणा और प्रेम से भर गया। उसके मन में उद्यान के प्रति एक अद्भुत आकर्षण और अनुराग उत्पन्न हो गया। महादेवी ने पूछा, पद्मावती के विवाह के लिए किसी राजा ने प्रस्ताव भेजा है? प्रधान दासी सारिका ने उत्तर दिया, उज्जैनी के राजा चंद्र प्रमोद ने अपने पुत्र गोपाल के लिए प्रस्ताव भेजा है। सारिका के उत्तर से अवंतिका का हृदय हर्ष से भर गया। उसे अपने भाई गोपालक की स्मृति हो आई और उसके नेत्र सजल हो गए। उसके हृदय में प्रसन्नता और व्याकुलता का संचार हो गया। मंत्री ने सन्यासी रूप में जाने की अनुमति मांगी। अवंतिका की आंखें छलक उठी। वह सोचने लगी, भाग्य ने मुझे ऐसा दंड दिया है कि पहले अपने पति और साम्राज्य की रक्षा के लिए घर छोड़ना पड़ा और अब मेरे संरक्षक भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं फिर से अकेली हो रही हूँ। सन्यासी के निर्देशानुसार अवंतिका की देखभाल का जिम्मा लेकर पद्मावती उसे अपने साथ राजमहल ले आई। दासियों और सेवकों से घिरे इस परिवेश में कुछ ही दिनों में पद्मावती अवंतिका के अप्रतिम सौंदर्य और सहज स्वभाव से अत्यधिक प्रभावित हो गईं। उनके व्यवहार में जो विनम्रता और गहराई थी, उसने पद्मावती के मन में अवंतिका के प्रति विशेष स्नेह जागृत कर दिया। पद्मावती ने अपने दिल के कोमल रहस्यों को अवंतिका के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। वह मन ही मन सोचती कि अवंतिका निश्चय ही किसी उच्च कुल की स्त्री है, परंतु सन्यासी की बातों पर भरोसा करते हुए वे यह मान बैठी कि अवंतिका के पति का परदेश जाना और उसका दुख से भरा हृदय इस स्थिति का प्रमाण है। इस कारण उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि अवंतिका को प्रसन्न रखा जाए। उस दिन भी पद्मावती ने अवंतिका को अपने राजमहल के बगीचे में साथ चलने का अनुरोध किया। उनके साथ सागरिका और अन्य दासियां भी थी, जो विभिन्न प्रकार के खेल खेलकर और परिहास के माध्यम से राजकुमारी का मनोरंजन कर रही थी। अवंतिका और पद्मावती भी खेल में मग्न थी। खेलते खेलते अवंतिका ने पद्मावती से प्रश्न किया, क्या तुम्हें चंद्र पर्वत के पुत्र गोपालक का विवाह प्रस्ताव स्वीकार है? यदि हाँ, तो निश्चय ही तुम्हारा विवाह उसी से होगा। इसी बीच सागरिका ने मुस्कुराते हुए हस्तक्षेप किया, लेकिन राजकुमारी तो गोपालक से विवाह करना ही नहीं चाहती। अवंतिका ने उत्सुकता से पूछा, क्यों, ऐसा क्या कारण है? सागरिका ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा, क्योंकि राजकुमारी तो उदयन से प्रेम करती है और उन्हीं से विवाह करना चाहती है। सागरिका के इस कथन ने अवंतिका को भीतर तक झकझोर दिया। भले ही यह वही परिणाम था जिसकी योजना अवंतिका और मंत्री ने बनाई थी, फिर भी यह सुनकर उनके हृदय में एक विचित्र वेदना उठी। उन्होंने स्वयं को यह सोचते हुए पकड़ा तो यह भी प्रेम करने लगी। क्षण भर के लिए अवंतिका के भीतर जलन का भाव उमड़ा, लेकिन फिर उन्होंने अपने विचारों को झटका और मन ही मन कहा, यही तो हमारी योजना थी, यह सफल हो रही है, और अब जब इसके पूर्ण होने का समय आया है तो मुझे यह असहज क्यों लग रहा है। उसी समय 2-3 दासियां दौड़ती हुई आई। उन्होंने राजकुमारी को प्रणाम करते हुए हंसकर कहा, राजकुमारी जी, आपके लिए एक शुभ समाचार है। पद्मावती ने उत्सुकता से पूछा, बताओ क्या समाचार है? दासियां खिलखिलाते हुए बोली, आपका विवाह तय हो गया है, क्या हमें पुरस्कार मिलेगा? दासी ने हर्षित होकर कहा, हो गया? ये सुनते ही पद्मावती उत्सुकता से पूछ बैठी,
किससे? दासी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे भाई महाराज दर्शक ने तुम्हारा विवाह महाराज उदयन से तय कर दिया है। इस बात पर सभी दासियां और सखियां खिलखिला उठी। जल्द ही पद्मावती और उदयन का विवाह संपन्न हुआ और समय के साथ राजा उदयन ने अपना खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त कर लिया। एक दिन राजा चंद्रपर्वत और रानी अंगारवती राजा उदयन से मिलने उनके महल आए। उदयन अत्यधिक लज्जित थे क्योंकि उन्होंने उनकी पुत्री को उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए अपने साथ ले लिया था और उसकी उचित देखभाल भी नहीं कर पाए थे। राजा चंद्रपर्वत ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हाँ, तुमने हमारी अनुमति के बिना यह विवाह किया, लेकिन हमने इसे युवावस्था की भूल मानकर क्षमा कर दिया। उन्होंने एक चित्र दिखाते हुए कहा, हमने वासव दत्ता के साथ तुम्हारा चित्र बनवाकर प्रतीकात्मक विवाह किया था। जब पद्मावती ने उस चित्र को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने विस्मित होकर कहा, यह तो वाकई अद्भुत है। इसके बाद उन्होंने राजा को यह बात बताई। राजा इस बात से अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने आदेश दिया कि वासव दत्ता को तुरंत महल में बुलाया जाए। उनके साथ विरीसी, जो कि राजा के प्रिय मंत्री थे, भी महल में आए। विरीसी ने राजा को सारी सच्चाई विस्तार से बताई कि उन्होंने इस स्थिति में ऐसा क्यों किया था। ये जानकर राजा बहुत आनंदित हुए। वासव दत्ता और उनके सबसे प्रिय मंत्री विरीसी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद महल में आनंदोत्सव का आयोजन हुआ। ढोल नगाड़े बजने लगे और महल खुशी के रंग में सराबोर हो गया। पद्मावती और वासव दत्ता ने बहनों की तरह परस्पर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित किया। राजा, रानी और उनके मंत्रीगण अब संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगे। उनके दिन प्रेम और सौहार्द से भर गए। अगर यह कथा आपको प्रिय लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।